नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार दुबे। आज की क्लास में हम हाइजेंस प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे और उसकी हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करेंगे। हाइजेंस प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हमें अतीत की कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए। लाइट का नेचर हमेशा से ही साइंटिस्ट के बीच एक कौतूहल का विषय रहा है और अनेक फिलोसफर्स इस पर अपने विचार रखते रहे हैं। पर अगर हम कुछ रिमार्केबल विचारों की बात करें तो सर्वप्रथम 1637 में डच फिलोसफर रेनी डेकार्टे ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट दी। इसमें लाइट को पार्टिकल माना गया। साथ ही कहा गया कि लाइट किसी लुमिनस बॉडी से पार्टिकल फॉर्म में निकलता रहता है तथा इसके बेसिस पर उन्होंने स्नेल्स रूल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया। इसके बाद 1675 में न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के सपोर्ट में अपनी बुक ऑप्टिक्स पब्लिश की। कि न्यूटन के स्टारडम और पॉपुलैरिटी के कारण यह बुक इतनी पॉपुलर हुई कि लोग कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को न्यूटन की थ्योरी समझने लगे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। फिर 1678 में डच साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन हाइजेंस ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। कहा कि साउंड की तरह लाइट भी एक वेव है। साथ ही स्नेल्स रूल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया। इसके अनुसार जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में बेंड होती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जो कि न्यूटन के थ्योरी का कंट्राडिक्शन था। साथ ही सन से अर्थ तक बिना किसी मीडियम के लाइट कैसे आ सकती है, ये भी हाइजेंस की वेव थ्योरी में एक प्रॉब्लम रहा क्योंकि सन से अर्थ तक के बीच में बहुत से रीजन में वैक्यूम रहता है और जितनी हाइजेंस के टाइम जानकारी थी उसके अनुसार वेव बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। अतः हाइजेंस की थ्योरी को कोई सपोर्ट नहीं मिला। पर लगभग 120 ईयर बाद 1801 में जब यंग और फ्रेस्नेल ने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया जिसे सिर्फ वेव थ्योरी के बेसिस पर ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो हाइजेंस की वेव थ्योरी को बल मिला। साथ ही 1850 में फोकाल्ट ने प्रूव किया कि लाइट के ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाने पर वेलोसिटी कम होती है। साथ ही 1873 में मैक्सवेल ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा तथा बताया कि लाइट के प्रोपिगेशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कि हाइजेंस की वेव थ्योरी को अब जाके एक बड़ा सपोर्ट मिल गया 1873 तक में, क्योंकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को वेव थ्योरी के बेसिस पर भी प्रूव किया जा सकता था। साथ ही ये भी फोकाल्ट ने प्रूव कर दिया कि लाइट जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाने पर उसकी स्पीड कम होती है, जबकि न्यूटन ने बताया था कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड लाइट की बढ़ती है। और साथ में जो है लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूव कर दिया मैक्सवेल ने। मतलब अब हमें लगा कि लोगों को लगने लगा कि लाइट फाइनली वेव है। लेकिन अभी चीज़ें इतने पर नहीं रुकी, किंतु लगभग 30 ईयर के बाद 1905 में प्लांक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया और फिर सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर बेस्ड अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी दिया। अब पुनः लाइट के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर पर बहस चलने लगी, किंतु फाइनली जो है डी ब्रॉगली ने अपना ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की थ्योरी दिया। अतः अब हम फाइनली मान सकते हैं कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी। तो लाइट के नेचर को लेकर कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है।
आज हम लाइट के वेव थ्योरी की सर्वप्रथम चर्चा करने वाले क्रिश्चियन हाइजेंस के प्रिंसिपल और इसके आधार पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करें। हाइजेंस की वेव थ्योरी को हम हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि लाइट वेव फ्रंट के रूप में प्रोपेगेट करता है। वेव फ्रंट इज नथिंग ओनली पॉइंट्स हैविंग सेम फेज। वेव फ्रंट इज ओनली लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम फेज। वेव फ्रंट का और इसके बाद हाइजेंस ने अपनी थ्योरी में ये सब बातें की हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेव फ्रंट का ईच पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करता है। वेव फ्रंट के ईच पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रा कर सकते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स को का फॉरवर्ड इन्वेलप नेक्स्ट वेव फ्रंट होता है। फॉरवर्ड के सिवाय अन्य सभी डायरेक्शन के वेवलेट्स एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब ये इसलिए बताया गया है कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इन्वेलप क्यों ड्रा करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन के सिवाय बाकी सब डायरेक्शन के सेकेंडरी वेवलेट्स एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जो है वेव फ्रंट कितने टाइप के हो सकते हैं अपने शेप के बेसिस पर, तो वेव फ्रंट 3 टाइप के हो सकते हैं। एक है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और एक प्लेन वेव फ्रंट। ये अपने सोर्स ये मतलब इस बेसिस पे है कि ये कि किस तरीके का इसका सोर्स है। अगर हमारा पॉइंट सोर्स पॉइंट है, मतलब अगर पॉइंट सोर्स है, इससे अगर वेव फ्रंट मिल रही है तो हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगी। और वहीं अगर हमारा लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स से जो वेव फ्रंट मिलेगी वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगी। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसे मिलेगा? आखिर क्या कोई प्लेन सोर्स भी होगा? तो प्लेन सोर्स नहीं होता। जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा और या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, इन्हीं में अगर ये वेव फ्रंट जो है और आगे बढ़ते जाएँ तो ये वेव फ्रंट का कर्वेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब कर्वेचर कम होता जाता है तो उसके स्मॉल पोर्शन को हम लोग प्लेन वेव फ्रंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो वेव फ्रंट के बेसिस पर डेरिवेशन करने के लिए हम लोग इसी प्लेन वेव फ्रंट की हेल्प लेते हैं। अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव करके देखते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर। अब हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक मिरर ड्रा कर लेते हैं। ये एक मिरर है। इस मिरर पर हम एक इंसिडेंट वेव फ्रंट लेते हैं। इंसिडेंट वेव फ्रंट तो ये हमारा इंसिडेंट वेव हो गया। और यहाँ पर ये ए बी हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट है। ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है और यहाँ पर इस वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये हमारे इंसिडेंट रे है। ये रे ऑफ इंसिडेंस और ये एक प्लेन वेव फ्रंट। इसके बाद जो है ये है कि यहाँ पर ए पॉइंट, तो ये जो प्लेन वेव फ्रंट था, प्लेन वेव फ्रंट ए पॉइंट मिरर पर सबसे पहले इंसिडेंट हो गया, लेकिन बी पॉइंट अभी नहीं पहुँचा। तो बी पॉइंट पर का जो है वो भी इस तरीके से यहाँ पे आ गया। यहाँ मान लेते हैं सी पॉइंट पहुँच गया और मानते और इधर का मीडियम जो हमारा है मान सकते हैं कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो v है स्पीड। तो अगर यहाँ से B से C टाइम, B से C इस वेव फ्रंट को आने में, वेव फ्रंट के इस पॉइंट को B से C आने में अगर t टाइम लगा और इधर लाइट की स्पीड v है, तो यहाँ ऐसे केस में हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस BC है, BC को हम लोग vt डिस्टेंस कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है v और t टाइम है, तो ये vt डिस्टेंस B से C के बीच हो गया। अब बात आई कि B से यहाँ का ये वेवलेट जो है, B पॉइंट का वेवलेट जब C पे आया तो C तक आने में vt डिस्टेंस का हो गया। इस दौरान
ए तो पहले यहाँ पहुँच गया था, ए यहाँ से फिर क्या किया। तो ऐसे केस में हम लोगों को अगर ये रे डायग्राम बनाना है प्रॉपरली, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये वीटी डिस्टेंस है, इतना बड़ा, यही डिस्टेंस हम लोग राउंडर में ले लेते हैं, वीटी डिस्टेंस ये राउंडर में ले लेते हैं हम लोग, और उसके बाद एक पॉइंट पर राउंडर को रख के एक हम लोग आर्क लगा लेंगे, ऐसे एक आर्क लगा लेंगे। अब जब हमारा ये आर्क लग गया, तो आर्क लगने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, सी पॉइंट से इस आर्क पर एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो सी पॉइंट से आर्क पर हमें टेंजेंट ड्रा करना है, तो इस तरह से हमें टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। आप लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स होगी, आप ज्योमेट्री की हेल्प से प्रॉपरली ये टेंजेंट ड्रा कर देंगे। अब जब टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो अब इसको मिला देते हैं हम लोग इस पॉइंट पे, पॉइंट से मिलाते हैं इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि टेंजेंट और ये तरीके, ये नॉर्मल हो गया, तो इन दोनों के बीच में हमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ऐसा ही 90 डिग्री का एंगल, मतलब इसके पैरेलल अभी यहाँ से फिर यहाँ ड्रा करते हैं, ये बन गया। अगर ध्यान से देखें तो अब ये हमारा, जैसे यहाँ पे हमने एक इंसिडेंट रे बनाई थी, इंसिडेंट रे, और अगर रे एक लार्ज नंबर ऑफ रे हो और पैरेलल हो, तो हम लोग उसको इंसिडेंट बीम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट बीम है और ये एक रिफ्लेक्टेड बीम है, और ये इसके इनके वेव फ्रंट्स हैं, एक ये पैरेलल वेव फ्रंट है और एक ये पैरेलल वेव फ्रंट है। ये डिस्टेंस वीटी थी, और वीटी के बराबर ही डिस्टेंस लेके हम लोगों ने इसे भी ड्रा किया है, तो इनके नाम रख देते हैं ए बी सी हो चुके हैं, ये पॉइंट डी, और ये डिस्टेंस भी वीटी है। तो यहाँ पे जो है बी सी भी डिस्टेंस वीटी है, और ए डी डिस्टेंस भी वीटी है, और ये हमारा ए सी है। अब जैसा कि हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे हमें पता है कि ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल ड्रा है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हो गया, तो ये एंगल, ये आई है, तो ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा, ये एंगल भी आई। इसी तरीके से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल आर, तो ये हमारा 90 माइनस एंगल आर होगा, और ये 90 माइनस एंगल आर, ठीक, ये 90 माइनस एंगल आर, तो ये हमारा एंगल आर है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए हैं। एक हमारा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और एक ट्रायंगल हमारा बना ए बी सी, और एक बना एंगल सी डी ए, अगर इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते हैं, ए बी सी और सी डी ए, तो हमारा ये बन गया ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं, तो और यहाँ पर ट्रायंगल में है सी डी ए पर भी बात करते हैं। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट किस प्रॉपर्टी से हुए? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए अगर प्रॉपर्टी देखा जाए, तो ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं।
इनमें अगर हाइपोटेनस की बात किया जाए तो दोनों की हाइपोटेनस ये है और दोनों ट्रायंगल में एक एक साइड ये है। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी से होते हैं, कांग्रुएंट बाई RHS कांग्रुएंसी रूल। ये RHS कांग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल के हर पार्ट भी आपस में कांग्रुएंट हो गए, मतलब एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब कि एंगल RE इक्वल एंगल R। तो एंगल RE और एंगल R कांग्रुएंसी रूल से दोनों एंगल बराबर हो गए और यही होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यही कहा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। दोनों यहाँ पे इक्वल है। साथ में ये भी कहा जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री मस्ट बी सेम प्लेन। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे आपको दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है एंड ये नॉर्मल, तो ये भी एक सेम प्लेन में है। इस तरीके से हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया। अब हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक इंटरफेस ले लेते हैं। ये एक इंटरफेस, इस इंटरफेस का मतलब कि इस तरफ इसके ऊपर की तरफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स M1 है, मतलब इधर फर्स्ट मीडियम है और इधर सेकंड मीडियम है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम लोग ये मान सकते हैं कि पहला मीडियम और दूसरे मीडियम में, मतलब दूसरे मीडियम को डेंसर ले सकते हैं या दूसरे मीडियम को पहले की तुलना में रेयर ले लेते हैं। तो आप दोनों तरीके हैं, किसी एक को आप वेरीफाई कर सकते हो, चाहे डेंसर टू रेयर करो चाहे रेयर टू डेंसर करो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेकंड मीडियम का बड़ा है फर्स्ट मीडियम से। इसका मतलब कि फर्स्ट मीडियम हमारा रेयर है, उस ऑप्टिकली रेयर और सेकंड मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, आपस में कंपेयर कर रहे हैं। और इसके सिवाय जैसे हम लोग ये भी जानते हैं कि ऐसे केस में अगर फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी v1 है लाइट की और सेकंड मीडियम में v2 है, तो v1 और v2 में क्या बड़ा होगा। अब तो आपको क्लियर भी हो चुका है कि अगर ये मीडियम डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। इसका मतलब v2 जो है वो लेस देन v1 हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर से वही पैरेलल वेव फ्रंट लेते हैं, मतलब पैरेलल बीम लेंगे जिसमें वेव फ्रंट भी हमें दिखेगा, पैरेलल वेव फ्रंट भी और इंसिडेंट रे भी दिखेगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक पैरेलल वेव फ्रंट हो गया और ये इंसिडेंट रे हो गया। इस पूरे को मिला के लोग इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। इनका नाम लिख देते हैं, ये A ये B। अब इसके बाद ये A पॉइंट तो पहले पहुंच गया है यहाँ पे इंटरफेस पर और B पॉइंट अभी नहीं पहुंचा है। तो B पॉइंट जो है इस तरीके से B पॉइंट हमारा यहाँ पहुंच गया C पॉइंट पर। ये फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 है। तो ये डिस्टेंस जो है अगर मान लेते हैं कि t टाइम लगता है, स्मॉल t टाइम लगता है B से C आने में, तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी v1 × t। अब B पर जो सेकेंडरी वेवलेट था वो जितने समय में C पॉइंट पे पहुंचा उतने समय में A वाली वेवलेट्स कहाँ जाएगी, A की वेवलेट्स कहाँ जाएगी, इसको समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि नो डाउट जितना डिस्टेंस यहाँ की B की वेवलेट ने v1t डिस्टेंस कवर किया है, ये v2t डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ की वेवलेट, लेकिन v2t v1t से छोटा होगा क्योंकि सेकेंड मीडियम में स्पीड कम हो रही है, क्योंकि सेकेंड मीडियम में डेंसर मीडियम है। तो ऐसे केस में अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना ये रेडियस है इससे थोड़ा सा कम रेडियस लेकर हम लोग जो है सर्कल यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। ये एक आर्क लगा दिए, आप राउंडर्स लगा लेना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि C पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे।
तो सी पॉइंट से सी पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। स्केल की हेल्प से ड्रा कर लेते हैं। अब जो हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया है इससे इसको मिला देते हैं इसमें, इसको मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस पॉइंट को डी पॉइंट बोल देते हैं। इसका मतलब कि बी का वेवलेट v1 टी टाइम में v1 टी डिस्टेंस कवर किया था, तो ए का वेवलेट कितने टाइम में v2 टी डिस्टेंस कवर किया, ए से डी टाइम में, ए से डी है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये हमारी जैसे इंसिडेंट रे है, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और इधर भी बना लेते हैं। तो इसी के पैरेलल जैसे ये बना हुआ है, तो इसी के पैरेलल ऐसे ही बना लेते हैं। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये इंसिडेंट बीम और ये रिफ्रैक्टेड बीम, ये हो गया हमारा। इसके बाद अब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जैसी चीज़ें बना लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल, दोनों के बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनते हैं। अब हम लोग डायग्राम में अपना वेरीफाई करने के लिए कुछ चीज़ें कर लेते हैं। जैसे कि ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये एंगल आई है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस एंगल आई, तो ये एंगल कितना होगा, ये दोनों का सम भी 90 डिग्री है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये भी हमारा बन जाएगा एंगल आई, ये एंगल आई हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल आर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा अगेन, क्योंकि ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का सम भी 90 होगा और इन दोनों का सम भी 90 होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग स्नेल्स रूल अप्लाई कर देते हैं, या स्नेल्स रूल को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं कि इन ट्रायंगल ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में साइन आई लिखें, साइन आई, किसी भी एंगल ट्रायंगल में साइन आई, साइन का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल आई के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये v1t, और अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस तो AC है, तो ये AC होगा। इसी तरीके से इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल, अब ले लेते हैं हम लोग ADC, ट्रायंगल ADC, तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन आर की बात करें, साइन आर, तो यहाँ पर भी साइन है किसी भी एंगल का, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन आर कितना होगा v2t अपॉन AC। अब हमारे पास साइन आई और साइन आर दोनों मिल चुके हैं। तो अब अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल
तो V1T अपॉन AC डिवाइडेड बाई V2T अपॉन AC। या इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल AC कैंसिल V1 अपॉन V2, AC कैंसिल और T1 और T2 भी कैंसिल, मतलब T भी कैंसिल हो जाएगा। इसके सिवाय हम लोगों को ये भी पता है कि मतलब कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जो होता है, अगर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता करना है तो C अपॉन V1 होगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेड मीडियम। इसी तरीके से N2 अगर पता करना है तो C अपॉन V2। तो इस तरीके से अगर हम लोग N2 अपॉन N1 पता कर लेते हैं तो N2 अपॉन N1 आ जाएगा हमारा V1 अपॉन V2। तो यहाँ पर V1 अपॉन V2 हमारा ये आया है, यहाँ से ये इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल N2 अपॉन N1 और N2 अपॉन N1 मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव, इसको लिख सकते हैं N2 इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हमें मिल गया यहाँ पर, इसी को हम लोग स्नेल्स रूल बोलते हैं और यही हमारा वेरीफाई होना चाहिए। तो हम लोगों ने आसानी से देखा आपने कि हम लोगों ने हाइजेस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई कर लिया और हमें ये मिल गया। तो जैसा कि मिलना चाहिए हमें साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का रेशियो जो होना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए, वो मिला। इसके सिवा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों जो है सेम प्लेन में होना चाहिए, ये भी सेम प्लेन में मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी वेरीफाई कर लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई कर लिया और हाइजेस्ट प्रिंसिपल के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और आप अगर चाहो तो जैसे कि इसको पहला मीडियम से के कंपेरेटिवली दूसरे मीडियम को डेंसर लिया है, तो आप दूसरे मीडियम को रेयर भी करके इसी को दोबारा वेरीफाई कर सकते हो, तो भी रिजल्ट यही रहेगा। और अब अगर कुछ आप लोगों को लगता है, कुछ आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।